इस वीडियो में 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से बुलाया जाता है। ये मॉन्टेग्यू कौन थे? ये आपको थे मॉन्टेग्यू थे आपको SOS फॉर इंडिया यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय। इसके फर्स्ट प्रोविजन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोविजन था इसका प्रोविंशियल डायरकी। प्रोविंशियल डायरकी का मतलब क्या है? द्वैध शासन यानी कि डबल रूल। सबसे पहले इसमें क्या किया गया? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट को दो भाग में बांट दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट। ओके, इस प्रोविंशियल लिस्ट जो था, जो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा डिपार्टमेंट्स वाला था उस समय, जैसे रेवेन्यू, मिलिट्री, जो डिपार्टमेंट्स इसको सब्जेक्ट बोला जाता था। तो इस सब्जेक्ट को क्या किया गया? आपको सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, जो आज की हम बात करते हैं, जब अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी बात करेंगे तो 7 शेड्यूल में क्या है? आपको 3 लिस्ट के बारे में है। सबसे पहले क्या है? यूनियन लिस्ट है। सेकंड क्या है? स्टेट लिस्ट है। तीसरा क्या है? आपको कंकरेंट लिस्ट है। तो उस समय का ये जो चीज है, उस समय जो है 1919 में क्या हुई थी? इसकी चर्चा हुई थी कि जो है सब्जेक्ट को 2 लिस्ट में बांटा जाएगा, सेंट्रल लिस्ट में और प्रोविंशियल लिस्ट में। ओके, बाद में जाके क्या है, इसी लिस्ट को जो है 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में क्या किया गया? 3 लिस्ट बनाया गया। बाद में जाके क्या किया गया? आपको 1935 में जो है ये सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट था, इसको जाके क्या गया? आपको 3 लिस्ट बनाया गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बनाया गया। जो आज का है, आज का क्या हमारा है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपको कंकरेंट लिस्ट है। इसकी चर्चा कहाँ है? इसकी चर्चा संविधान में क्या है? 7वीं अनुसूची में है, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की गई है। ये 1919 का जो हम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट की बात करेंगे, इसमें क्या हुआ? फिर ये जो सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट में क्या किया गया? इस प्रोविंशियल लिस्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड और रिजर्व में प्रोविंशियल लिस्ट को, जो प्रोविंशियल लिस्ट का जो सब्जेक्ट है, इसको ट्रांसफर्ड और रिजर्व में क्या किया गया? इसको कैटेगराइज किया गया। प्रोविंशियल लिस्ट को क्या किया गया? ट्रांसफर और रिजर्व में कैटेगराइज किया गया। और ट्रांसफर को बोला गया, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में बोला गया, गवर्नर जो है मिनिस्टर्स की सलाह पे क्या करेंगे? ये काम करेंगे, और ये रेस्पॉन्सिबल किसपे होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। रिजर्व कैटेगरी के लिस्ट में जो सब्जेक्ट थे उसमें बोला गया गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से जो उसके एडवाइस पे काम करेगा, और ये जो होगा, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो 1919 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था, ये पहली बार जो है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात बोलती है। ठीक है, तो इट वाज द फर्स्ट माइलस्टोन फॉर एस्टैब्लिशिंग रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया।
और 1935 क्या था, ये सेकेंड माइलस्टोन था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंडिया बनाने का। ये आपको समझ में आ गया? इसके बाद से क्या हुआ, दूसरा जो हुआ बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म, कैमरलिज्म। सेकेंड जो इसमें प्रोविजन किया गया था, ये बाई कैमरलिज्म का प्रोविजन किया गया था। इस प्रोविजन में क्या हुआ, जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको रिप्लेस करके प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बना दिया गया, और इसके नीचे जो है दो हाउस बनाया गया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस को बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली। यदि आज की हम बात करें, हमारे पास क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें क्या है, विधानसभा और विधानमंडल है। उसी प्रकार जो है उसमें इसकी चर्चा की गई थी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो क्या होगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होगा, उसमें अपर हाउस और लोअर हाउस होगा। अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट बोलेंगे, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। 1935 के एक्ट में क्या हुआ, ग्यारह प्रोविंस थे उस समय, उसमें से 6 प्रोविंस बोला गया ये लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जो है एस्टेब्लिशमेंट होने की बात कही गई थी। ये कहाँ कहाँ पे जो है आपको जो लेजिस्लेटिव जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, या वो किया गया था, ये किया गया बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस। जो उसमें जो 11 प्रोविंस था उसमें से 6 प्रोविंस में जो है लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर को जो है बनाने का प्रोविजन किया गया। ये कौन कौन सा था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और सेंट्रल यूनाइटेड प्रोविंस। ये यूनाइटेड प्रोविंस उस समय का आपको औध और आगरा का इलाका था, वर्तमान का यूपी और उत्तराखंड का इलाका है। तो मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपने प्रोविंशियल डायरेक्टरी देख लिया। इस प्रोविंशियल डायरेक्टरी में क्या किया गया, गवर्नमेंट 1935 के एक्ट में क्या किया गया, इसको समाप्त करके जो 1990 में जो प्रोविंशियल डायरेक्टरी जो इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको समाप्त करके 1935 में समाप्त कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, और वहां पे जो है प्रोविंशियल डायरेक्टरी की जगह सेंट्रल डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ भी जो है सेंट्रल डायरेक्टरी में क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट और रिजर्व में 2 भाग में कैटेगराइज किया गया। इसके बाद से प्रोविंशियल डायरेक्टरी को जो अबॉलिश करने के बाद इसकी जगह पे जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का स्टार्ट किया गया। इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या था,
इस प्रोविंशियल ओटोनॉमी में क्या बोला गया, जो गवर्नर है वो मिनिस्टर की सहायता से, मिनिस्टर की सलाह से, सहायता और सलाह से काम करेगा। और ये जो गवर्नर जो होगा ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें देखा था जो गवर्नर था वो किसकी मदद से काम, जो हमने प्रोविंशियल जो डायरकी थी इस सिस्टम में क्या था, जो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व में क्या था, ट्रांसपोर्ट में क्या था, गवर्नर था जो मिनिस्टर की सहायता से काम करेगा और वो क्या था, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबल रहेगा। मगर क्या है, रिजर्व में क्या है, वो नहीं रहेगा, वो क्या है अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से काम करेगा। यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसपोर्ट रिजर्व को समाप्त कर दिया गया, यहाँ पे प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी दे दी गई। बोला गया कि जो गवर्नर है वो मिनिस्टर्स की सहायता और सलाह से काम करेगा और ये जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो के प्रति क्या होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस प्रकार जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को क्या किया गया, वहां पे उनको रिज्यूम किया गया। इस 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, इसमें जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। एक्चुअल में इसको कब कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मोरलो मिंटो रिफॉर्म जो हुआ था 1909 में। उसमें जो मिंटो थे वायसराय थे, उनको फादर ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन बुलाया था। फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट का उन्हें जनक बुलाया जाता है। तो उसके समय से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो आपको था सिख के लिए, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस। 1909 में क्या हुआ था, 1909 में जो हमारा जो मोरलो मिंटो रिफॉर्म्स था उसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था, मुस्लिम वोटर्स ही जो है मुस्लिम मेंबर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। इस सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होगा, सिख कम्युनिटी ही के बंदे ही सिख मेंबर को इलेक्ट करेंगे। एंग्लो इंडियन के एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी ही के बंदे ही एंग्लो इंडियन को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। फर्दर इस जो 1935 में क्या किया गया, इसको जो है कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को क्या किया गया, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया और यहाँ पे फिर सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया। ये सेपरेट इलेक्टोरेट किस लिए था, ये था डिप्रेस्ड क्लास के लिए। डिप्रेस्ड क्लास यानी एससी, वुमेन, लेबर वर्कर के लिए था। तो फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। 1909 में जो सेपरेट कम्युनिटी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। 1919 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस के लिए था। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो डिप्रेस्ड क्लास, एससी, वुमेन और लेबर या वर्कर के लिए था। लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया जो है वो लंदन में इसका एक न्यू ऑफिस खोला गया। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपका क्या हुआ, आरबीआई को जो है एस्टेब्लिश करने की बात कही गई। और ये जो है बाद में जाके 1 अप्रैल
1935 को जो है आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। इसमें क्या हुआ, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई और 1935 में इसको एक्सटेंड करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ज्वाइंट था, ये वन और मोर स्टेट्स के लिए था। तो अभी आपको जो है ब्रीफ आइडिया मिला होगा 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।